हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाले कौन कौन से बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होते हैं। वहां पे हमने बात की कि प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ कोवैलेंट इंटरेक्शंस भी रोल प्ले कर सकते हैं। कौन कौन से नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको पता भी होने चाहिए अगर आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है, प्रोटीन की फंक्शनिंग को समझना है। तो ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उन टर्म्स में नॉर्मल टर्म्स हैं, जैसे कि लूप्स क्या होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में, कहीं कहीं लूप्स होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, कितने तरह के टर्म्स होते हैं, मोटिव्स क्या होती हैं और डोमेन क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लूप्स और टर्न्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लूप्स और टर्न्स के बारे में। मोटिव और डोमेन हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें लूप्स की, सबसे पहले हम लूप्स से स्टार्ट करते हैं, टर्न भी अभी छोड़ देते हैं। तो लूप्स को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बिल्ड करता हूं। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यहां से शुरू करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम लोग प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको बेसिकली हम लोग तीन टर्म्स में देखते हैं। एक को हम लोग कहते हैं अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स इसमें आता है। बीटा शीट आती है, बीटा शीट आती है, और एक और टर्म आता है बीच बीच में जिसको हम लोग कहते हैं लूप्स, लूप्स आते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जनरली हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो वहां पे अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा शीट होती है और लूप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जब प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो फोल्ड होती हैं, और अल्फा हेलिक्स या फिर अलग अलग अगर पॉलीपेप्टाइड की चेन है उनमें इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बीटा शीट्स बनती है, ठीक है। वहां पे मैंने लूप का नाम नहीं लिया, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं क्लासीफाई हम लोग करते हैं तो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। तो वो होता है, हम बात करेंगे कि हमने वहां पे उस चीज को क्यों डिस्कस नहीं किया। वो इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि जो हमारा अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट होती है, हमारा कौन अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो होती है, दे आर द रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दे आर द रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, प्रोटीन्स में अबंडेंटली पाए जाएंगे, ठीक। वहीं पे जो लूप्स होते हैं ये कहीं कहीं पे प्रोटीन में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक और खास बात होती है, इसमें फाई और साई एंगल्स की जो वैल्यूज होती हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स में वो फिक्स होती हैं, ठीक है, डिफिनिट होती हैं। जबकि यहाँ पे फाई और साई बॉन्ड्स की जो जो एंगल्स होते हैं, फाई और साई एंगल जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, इसीलिए नॉन रेगुलर नॉन रिपीटेटिव लूप्स लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जबकि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के केस में फाई और साई एंगल्स की वैल्यू जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, ये रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन दोनों के ही स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं लूप्स की, ठीक। लूप्स क्या होते हैं, बेसिकली लूप्स जो होते हैं ये इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। लूप्स क्या हैं, ये लूप्स आर नॉन रेगुलर या इरेगुलर
रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंड पॉइंट है लूप्स इंटरकनेक्ट्स। लूप्स करते क्या हैं? लूप्स इंटरकनेक्ट द different types of secondary structure बताऊंगा कैसे स्ट्रक्चर, and can change the direction of polypeptide chain। पॉलीपेप्टाइड चेन के डायरेक्शन को भी ये टर्न कर सकते हैं, क्योंकि लूप्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। सपोज दैट अब वो डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, सिमिलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई लूप दो अल्फा हेलिक्स को आपस में जोड़ रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई लूप ऐसा हो जो एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा शीट को आपस में जोड़ रहा हो, या एक बीटा स्ट्रैंड को आपस में जोड़ रहा हो। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, जो डायरेक्शनलिटी होती है किसी पॉलीपेप्टाइड चेन की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगला पॉइंट जो आता है, जो आपको याद रखने वाली बात है, वो ये है कि लूप्स आर, पाए कहाँ पे जाएंगे, लूप्स आर abundantly found on or present on the surface of globular proteins। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के सरफेस पे ये ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, और वहां पे रह के करते क्या है, दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप and dynamics of प्रोटीन्स, उनके शेप और डायनेमिक्स को डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपको लूप्स के बारे में याद रखने हैं। दैट इज पहला है, दे आर द नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नॉन रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये करते क्या हैं, दे इंटरकनेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड कैन चेंज द डायरेक्शनलिटी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तीसरा, दे आर अबंडेंटली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर किस चीज के लिए, द शेप एज वेल एज डायनेमिक्स ऑफ द प्रोटीन्स। किसकी? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये तो बात रही लूप्स की। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि टर्न्स क्या होते हैं। व्हाट आर द टर्न्स? लूप्स के बारे में हमने आपको बताया, दे कैन इंटरकनेक्ट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सिमिलरली टर्न्स भी सेम फंक्शन प्ले करते हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, टर्न्स की बात करते हैं। टर्न्स, ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं। टर्न क्या है, लूप क्या है? लूप टर्न से थोड़ा सा बड़े साइज का होता है। ठीक है, अगर हम लोग टर्म्स को डिफाइन करें तो टर्न्स क्या होते हैं? टर्न्स आर शॉर्टर लूप्स, स्मॉल साइज के लूप्स होते हैं। ठीक है, और ये इतने छोटे लूप्स होते हैं कि इसमें मैक्सिमम जो अमीनो एसिड्स के नंबर होते हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर वेरी फ्रॉम 3 to 6, 3 से 6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज, अमीनो एसिड रेजिड्यूज से बने होते हैं। 3 से 6 अमीनो एसिड रेजिड्यूज से ही ये बने होते हैं। तो टर्न्स में 3 से 6 ही अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है,
अब इन टर्न्स का शेप जो होता है, दे आर यू शेप्ड स्ट्रक्चर, दे आर यू शेप्ड स्ट्रक्चर्स, दे आर यू शेप्ड स्ट्रक्चर्स। और ये यू शेप बनता कैसे है? सपोज दैट ये एक छोटा सा पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, और इस पॉलीपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड्स हैं। कितने अमीनो एसिड हैं? 3 अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड ये हो गया, एक अमीनो एसिड ये हो गया, और एक अमीनो एसिड ये हो गया, ठीक है। अब ये एक छोटा सा 3 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड चेन है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो एंड वाला अमीनो एसिड है और इस एंड वाला जो अमीनो एसिड है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जैसे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो एंड रेजिड्यूज हैं, टर्न के जो एंड रेजिड्यूज हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से एक कॉम्पैक्ट यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्न कहते हैं। इसका मतलब टर्न्स आर लार्जली स्टेबलाइज्ड बाय, टर्न्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किनके बीच में, जो एंड रेजिड्यूज होंगे। अगर ये 5 अमीनो एसिड का स्ट्रेच है, 1 2 3 4 5, अगर ये 5 अमीनो एसिड का स्ट्रेच है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बाकी के 3 जो बीच में है, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो होगा क्या, ये दोनों यहां ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है, बाकी के 3 बीच में होंगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे जैसे अमीनो एसिड के नंबर बढ़ेंगे, उसी तरह से एंड रेजिड्यूज क्या करेंगे, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे और यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्न्स कहते हैं, ठीक है। अब टर्न्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से रेजिड्यूज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, वहां पे कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, इसके बेसिस पे जो टर्न्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो कितने तरह के टर्न्स हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टर्न्स, ठीक है। तो टर्न्स जो होते हैं, दे कैन बी अल्फा टर्न, क्या होते हैं आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अल्फा टर्न, बीटा टर्न, बीटा टर्न, नेक्स्ट गामा टर्न, गामा टर्न्स, एंड पाई टर्न्स, पाई टर्न्स, ठीक है। अब यहां पे किसके पास कितने अमीनो एसिड्स हैं, इसके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, और कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। किसी किसी में 4 अमीनो एसिड रेजिड्यू के दूर बॉन्डिंग हो रही होगी, किसी में 3 अमीनो एसिड्स पे बॉन्डिंग हो रही होगी। तो कौन कौन से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और किस तरह से बॉन्डिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अब एक एक करके इनमें से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा टर्न की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फा टर्न की। अल्फा टर्न, अल्फा टर्न की बात करते हैं। तो अल्फा टर्न में नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू, अमीनो एसिड रेजिड्यू, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू 5 होते हैं। जो चीज याद रखने वाली है वो मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एंड डोनर are separated by 4 peptide bonds, 4 peptide bonds,
ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे, ये क्या बात हुई। हमने कहा कि जो टर्न्स होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड बने कैसे, जो दोनों एंड रेसिड्यू हैं, मतलब पहला अमीनो एसिड और सबसे लास्ट वाला अमीनो एसिड, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा कि जो अल्फा टर्न्स होते हैं उसमें कितनी अमीनो एसिड रेसिड्यू हैं, 5 अमीनो एसिड रेसिड्यू। इसका मतलब वहां पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बने होंगे, अगर किसी पेप्टाइड में 5 अमीनो एसिड रेसिड्यू हैं तो वहां पे जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अमीनो एसिड नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक, अब यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 1 पेप्टाइड बॉन्ड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 पेप्टाइड बॉन्ड और 4 पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, और ये लास्ट वाला क्या है, एक्सेप्टर है। अब ये कितने पेप्टाइड बॉन्ड से सेपरेटेड है, 1 2 3 4। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि क्योंकि 5 अमीनो एसिड हैं, इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर और डोनर हैं वो 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू सेपरेटेड हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो इसके और इसके बीच में बनेगा। अगर हम इसको बोलें एन, ये वाला अमीनो एसिड रेसिड्यू को हम अगर एन बोलें, ठीक है, तो ये वाला अमीनो एसिड रेसिड्यू कौन सा होगा, 1 2 3 4, फोर्थ। इट मीन्स एन एंड एन के बाद 4 अमीनो एसिड, और एन एंड एन प्लस फोर्थ वाला जो अमीनो एसिड होगा उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, उसके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न क्या हो गया, एन 2 एन प्लस 4, मतलब nth अमीनो एसिड रेसिड्यू जो है इसका कार्बोक्सिल ऑक्सीजन, मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ऑक्सीजन, एंड जो हमारी 5th अमीनो एसिड है, लास्ट वाली अमीनो एसिड जो है n प्लस 4th अमीनो एसिड जो है उसका एमाइड हाइड्रोजन, ये दोनों क्या करेंगे, ये बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो अल्फा टर्न्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बीटा टर्न्स की। अब हम लोग बात करते हैं बीटा टर्न्स के बारे में। बीटा टर्न्स, ठीक है, बीटा टर्न के पास में नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू की बात करते हैं सबसे पहले। अमीनो एसिड रेसिड्यूज इसके पास है 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर जो हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर, ये जो सेपरेटेड होंगे, दे आर सेपरेटेड बाय 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स। क्योंकि 4 अमीनो एसिड रेसिड्यू हैं, 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, और यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो n एंड n प्लस 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में होगी, n एंड n प्लस 3rd अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में होगी। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बीटा टर्न्स होते हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन टर्न्स। ये सबसे कॉमन टर्न है जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गामा टर्न। नेक्स्ट आता है गामा टर्न। गामा टर्न में नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ये 3 होते हैं। ठीक है, 3 अमीनो एसिड रेसिड्यूज यहाँ पे होते हैं।
ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सेपरेशन कितने अमीनो एसिड पे होगा, तो यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर जो होते हैं, डोनर एंड एक्सेप्टर आर सेपरेटेड बाय 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। यहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू डोनर और एक्सेप्टर सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो एन वाला जो अमीनो एसिड रेसिड्यू है एंड N+2 पोजीशन पे जो अमीनो एसिड रेसिड्यू है उसके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो टर्न आता है, लास्ट टर्न है पाई टर्न। लास्ट टर्न जो है उसको हम लोग बोलते हैं पाई टर्न। इसके पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू, नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू इसके पास 6 हैं, मतलब सबसे बड़ा टर्न यही होगा। हमने आपको बताया था कि 3 से 6 अमीनो एसिड रेसिड्यू एक टर्न में पाए जा सकते हैं, तो इसके पास कितने हैं, 6 अमीनो एसिड रेसिड्यू। डोनर और एक्सेप्टर की अगर हम लोग बात करें, डोनर एंड एक्सेप्टर आर सेपरेटेड बाय कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 6 हैं तो 5 पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, और लास्ट में बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी nth रेजिड्यू, मतलब पहला रेजिड्यू, और उसके बाद जो 5th रेजिड्यू होगा, 5 रेजिड्यू छोड़ के n+5, इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये तो पैटर्न है जो टर्न्स पाए जाते हैं हमारी प्रोटीन स्ट्रक्चर में, जो इन्वॉल्व होते हैं टर्न्स और लूप, हम लोगों ने उसके बारे में बात किया। ठीक है, अब जो अगला टर्म आता है जिसके बारे में हमें आज यहाँ पे डिस्कस करना है वो है मोटिव। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा कि टर्न्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो टर्न पोर्शन होता है प्रोटीन का, वहां पे 2 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि अबंडेंटली पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं। इस चीज को स्टार बना के सबसे लास्ट में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, ध्यान दीजिएगा, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन रेजिड्यू are most abundantly found in टर्न्स में सबसे ज्यादा ग्लाइसिन और प्रोलीन पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन के पास जो साइड चेन है वो बहुत छोटी है, इसलिए आसानी के साथ टर्न में फोल्ड हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग प्रोलीन की बात करें तो प्रोलीन के पास पॉसिबिलिटी होती है सिस पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की, और ये दोनों चीजें टर्न्स के फॉर्मेशन को फेवर करती हैं। ठीक है, वहीं पे जब मैं आपको अल्फा हेलिक्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसिन और प्रोलीन, ये जो दो अमीनो एसिड जो होती हैं, इनको हेलिक्स ब्रेकर कहा जाता है। खास करके ग्लाइसिन को, ये दोनों ही अमीनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स को ब्रेक करती हैं, इसलिए इनको हेलिक्स ब्रेकर कहा जाता है, और ये हेलिक्स में सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। टर्न में ये दोनों अबंडेंटली पाई जाएंगी, जबकि अगर हम लोग जब अल्फा हेलिक्स की बात करेंगे तो अल्फा हेलिक्स के केस में ये दोनों ही प्रोटीन बहुत कम ये दोनों ही अमीनो एसिड्स बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि इन्हें हेलिक्स ब्रेकर कहते हैं। शॉर्टर होने की वजह से वहां पे फिट नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये तो बात रही टर्न्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मोटिव्स और डोमेन के बारे में। मोटिव्स क्या होते हैं और डोमेन क्या होते हैं, नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये होते क्या हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं मोटिव्स की। मोटिव क्या होते हैं? प्रोटीन्स में कुछ रीजन पाए जाते हैं जिनका अपना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं, प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी करते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं प्रोटीन के फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को गवर्न करते हैं। कौन सी प्रोटीन का कौन सा पोर्शन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये कहीं ना कहीं मोटिव्स और डोमेन पे डिपेंड करता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं डोमेन्स की, तो डोमेन्स जो होते हैं ये
ऑलमोस्ट इवोल्यूशनरी कंजर्व होते हैं। किसी प्रोटीन का एक डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन, वो इवोल्यूशनरी कंजर्व होता है। मतलब एंसेस्ट्रल पार्ट को अगर हम देखें प्रोटीन्स की, तो वहां पे उस डोमेन का जो सीक्वेंस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो सिमिलर होगा। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है डोमेन्स के पास में। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो मोटिव्स की बात करते हैं। ठीक है, मोटिव्स 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 की बात करते हैं, मोटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो मोटिव्स क्या होते हैं? मोटिव्स में होता क्या है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। एक हमारा अल्फा हेलिक्स, दूसरा हमारा बीटा शीट या बीटा स्ट्रैंड, बीटा प्लीटेड शीट होती है, बीटा स्ट्रैंड होता है, या फिर लूप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट करके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, मोटिव्स में क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स can combine in several ways to form some specific structures, ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मोटिव्स के फॉर्मेशन में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये चीज ध्यान देने वाली, यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर की बात नहीं हुई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। अब वो अल्फा हेलिक्स हो सकता है, बीटा शीट हो सकती है, या लूप्स हो सकते हैं। ये आपस में कंबाइंड होकर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, दीज structures are termed as motifs or super secondary structures। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि motifs have structural as well as functional specificity, मतलब इनका स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक होगा और इनका फंक्शन भी स्पेसिफिक होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल सिग्निफिकेंस शो करते हैं। ठीक है, अभी आगे चल के इसकी बात करते हैं हम लोग। इसके अलावा मोटिव्स आर सिंपल, मोटिव्स कैन बी शॉर्ट, छोटे हो सकते हैं, एंड सिंपल हो सकते हैं, या फिर दे कैन बी वेरी लार्ज, या फिर बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी शॉर्टर और सिंपल का मतलब ये है कि एक प्रोटीन का एक छोटा सा पार्ट है, वहां पे कुछ पॉलीपेप्टाइड्स आपस में फोल्ड हुई, आपस में उन्होंने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, बीटा स्ट्रैंड्स और अल्फा हेलिक्स आपस में जुड़े, उन्होंने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग मोटिव बोल दें। छोटा मोटिव है, अपना काम कर रहा है, छोटा स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े इन द सेंस कि पूरी की पूरी प्रोटीन ही पता चला एक मोटिव की बनी हुई है। ठीक है, तो इतने बड़े साइज के भी मोटिव्स पाए जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं मोटिव्स के। ठीक है, मोटिव्स के टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो कई टाइप के मोटिव्स पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर में, लेकिन कुछ कॉमन टाइप की मोटिव्स होती हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो आपको पता भी होनी चाहिए, उनका फंक्शन क्या होता है, हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव होती है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा अल्फा बीटा मोटिव।
बीटा अल्फा बीटा मोटिफ। इस मोटिफ में क्या होता है, दो एंटी पैरेलल बीटा शीट होती हैं और वो आपस में जुड़ी होती हैं एक अल्फा हेलिक्स के थ्रू। बना के दिखाता हूं अभी आपको। इस मोटिफ को कहा जाता है रोजमैन फोल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिफ है, ठीक है। रोजमैन फोल्ड इसको बोलते हैं। और ये रोजमैन फोल्ड करता क्या है, दे क्रिएट्स ए ट्विस्ट in the core of nucleotide binding site of the proteins। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट्स में पाई जाती हैं। ऐसी प्रोटीन्स जो न्यूक्लियोटाइड्स से बाइंड करती हैं, उनके कोर में एक ट्विस्ट क्रिएट करती हैं जिससे बाइंडिंग में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मोटिफ है वो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। मैंने कहा कि ये बीटा अल्फा बीटा, अब देखिए ये बनी कैसे होंगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बीटा शीट है, ठीक है। क्या है, दो बीटा शीट है। एक बीटा शीट ये हो गई, एक बीटा शीट ये बना दिया, ठीक है। ये क्या है, ये बीटा शीट है और ये दोनों एंटी पैरेलल बीटा शीट है। इसकी डायरेक्शनलिटी ये है, दिस इज द फर्स्ट बीटा शीट, ठीक है। ये क्या है, बीटा शीट है। इसी तरह से एक दूसरी बीटा शीट है, ये दूसरी बीटा शीट हो गई, दिस इज द सेकेंड बीटा शीट, ठीक। इसकी भी डायरेक्शनलिटी क्या है, ये अपोजिट है, तो ये एंटी पैरेलल बीटा शीट बनाती हैं, ठीक है। ये हो गई बीटा शीट, ठीक है। और ये जो बीटा शीट है ये एक अल्फा हेलिक्स के थ्रू जुड़ी हुई है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये है बीटा शीट, ये क्या है, ये है बीटा शीट, और ये हो गया अल्फा हेलिक्स। इसीलिए इसको कहा गया बीटा अल्फा बीटा मोटिफ, ठीक। दो बीटा शीट है एंटी पैरेलल और एक क्या है, एक हमारा हो गया अल्फा हेलिक्स जिसके थ्रू जुड़े हुए हैं। इसको कहा जाता है रोजमैन फोल्ड, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट मोटिव्स हैं, जैसे कि बीटा अल्फा बीटा हो गया। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा बैरल्स। बीटा बैरल्स दे आर द बेसिकली टू बीटा शीट्स। यहाँ पे ढेर सारी बीटा शीट्स होती हैं, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं, आपस में जुड़ती हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। बेसिकली ये वाले जो बीटा बैरल्स होते हैं, एंटी पैरेलल बीटा शीट, ये बेसिकली एक प्रोटीन में पाई जाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं पोरिन्स। मैंने आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में अच्छी तरह से इसके बारे में बताया है, ठीक है। पोरिन्स जो मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, वहां पे ये एंटी पैरेलल बीटा शीट्स जो होती हैं आपस में जुड़ के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा बैरल्स, ठीक है। तो बीटा बैरल्स की बात यहाँ पे हो गई, ठीक। एक दूसरा मोटिव भी है अल्फा टर्न अल्फा मोटिव, ठीक। अल्फा टर्न अल्फा मोटिव बेसिकली पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये पाया जाता है ऐसी प्रोटीन्स में, दिस इज फाउंड इन प्रोटीन्स दैट बाइंड्स टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक। कौन, अल्फा टर्न अल्फा मोटिव ऐसी प्रोटीन्स में पाया जाता है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता है कहाँ पे, ऐसी प्रोटीन्स में जो बाइंडिंग के लिए बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट मोटिव जो है दैट इज द अल्फा बीटा बैरल्स, अल्फा बीटा बैरल्स, ठीक। अल्फा बीटा बैरल्स ऐसी प्रोटीन में पाई जाती हैं या ऐसे एंजाइम्स के पास होती हैं, फाउंड इन एंजाइम्स that have binding sites for
बाइंडिंग साइट्स फॉर कोफैक्टर्स। जिनके पास कोफैक्टर की बाइंडिंग साइट होती है उनमें अल्फा बीटा बैरल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा एक और मोटिफ है जिसको हम लोग कहते हैं हेलिक्स लूप हेलिक्स। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, हेलिक्स लूप हेलिक्स। एक अल्फा हेलिक्स है, फिर लूप है, फिर हेलिक्स है। इस तरह के मोटिव्स पाए जाते हैं ऐसी प्रोटीन में जो कि बेसिकली जिनके पास कैल्शियम बाइंडिंग पॉकेट होता है, मतलब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हेलिक्स लूप हेलिक्स कहाँ पाया जाएगा? जो ज्यादातर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगी उनके पास में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही मोटिव्स की। अब हम लोग बात करते हैं डोमेन्स के बारे में। बात करते हैं डोमेन्स के बारे में। डोमेन्स की बात करते हैं। तो बेसिकली डोमेन्स जो होते हैं दे आर द इंडिपेंडेंटली फोल्डेड टर्सरी स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? ये है टर्सरी स्ट्रक्चर्स। ठीक, पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली फोल्डेड टर्सरी स्ट्रक्चर्स, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके अलावा दे शोज एवोल्यूशनरी, मैंने आपको बताया था एवोल्यूशनरी कंजर्वेशंस। बहुत सारे डोमेन्स ऐसे होते हैं जो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉलीपेप्टाइड का एक पार्ट है जो कि फोल्ड होकर के डोमेन बना रहा है। ठीक है, और डोमेन्स छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े साइज के भी हो सकते हैं। तो जो इनकी साइज रेंज करती है कितने अमीनो एसिड रेजिड्यूज इसमें हो सकते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 400 अमीनो एसिड रेजिड्यूज हो सकते हैं एक डोमेन के अंदर में। ठीक है, इसके अलावा जो डोमेन्स होते हैं इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और फंक्शन है। इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेसिफिक होने के साथ साथ इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट भी है, मतलब डोमेन जो है वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए कहा गया कि दे आर द इंडिपेंडेंटली फोल्डेड टर्सरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मोटिव क्या था? वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट थे, जबकि डोमेन की अगर हम लोग बात करें दे आर द एलिमेंट ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंटली फोल्डेड टर्सरी स्ट्रक्चर्स। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में रहे कि जब भी बात होगी डोमेन की वहां पे हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर एज्यूम करेंगे। इसके अलावा एक प्रोटीन के पास में एक डोमेन भी हो सकता है या एक से ज्यादा डोमेन भी हो सकता है। ठीक है, ये भी डोमेन्स की खासियत होती है। एक सिंगल प्रोटीन में ए प्रोटीन may have single domain or more than one domain। ठीक है, तो बहुत सारे डोमेन भी हो सकते हैं, एक डोमेन भी हो सकता है। इसके अलावा डोमेन्स कैन बी the combination of different types of motifs। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग डोमेन्स की बात करें तो डोमेन्स जो होते हैं वो बहुत सारी मोटिव्स से मिलकर के भी बने होते हैं। दे कैन बी कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिव्स, मतलब दो या दो से ज्यादा मोटिव्स इन्वॉल्व होकर के भी एक डोमेन बना सकती हैं। मतलब मोटिव मिलकर के डोमेन बना सकती हैं लेकिन डोमेन मोटिव नहीं बना सकता। इसका मतलब जो डोमेन होता है वो मोटिव्स का
एक लेवल अपग्रेड होकर के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोटिफ में सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर तक पहुंचा तो हम लोग कह रहे हैं कि वो डोमेन बन गया। दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव फंक्शनल स्पेसिफिसिटी, दे हैव स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी एंड दे आर इवोल्यूशनरी कंजर्व। ठीक है, तो ये होते हैं क्या, ये होते हैं हमारे डोमेन्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसमें लूप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया, मोटिव्स के बारे में डिस्कस किया और डोमेन के बारे में डिस्कस किया। कुछ ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।